दोस्तों, क्या 45 मिनट की वो रहस्यमय खामोशी महज एक तकनीकी गलती थी या फिर चाइना के इशारे पर रची गई एक खौफनाक और सोची समझी साजिश? तिब्बत के अंदर सुबह 10:30 पर मौत का सैलाब उफान पर था। पानी अपने साथ में ग्लेशियर, चट्टाने और मलबा लेकर के नीचे की ओर भयंकर गर्जना के साथ में बह रहा था। चाइना की सरकार और वहां के प्रशासन को इस तबाही की पल पल की खबरें थी। उनके रडार्स और सैटेलाइट्स इस महाप्रलय को लाइव देख रहे थे। फिर भी नेपाल को चेतावनी क्यों नहीं दी गई? क्या चाइना ने जानबूझकर के अपने ही पड़ोसी देश नेपाल से 45 मिनट तक सब कुछ छिपाए रखा और इसे ही सही समझ लिया? क्या बिना बारिश के अचानक पहाड़ों का सीना चीर करके आई ये महाप्रलयंकारी बाढ़ असल में कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर चाइना के उस कुख्यात वाटर वेपन का कोई सीक्रेट और भयानक टेस्ट? दुनिया भर के डिफेंस और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट से अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तिब्बत में बना चाइना का सुपर डैम वाकई पानी को हथियार बना चुका है, तो क्या इस खामोश तबाही का असली और सबसे बड़ा टारगेट नेपाल नहीं बल्कि भारत का असम और अरुणाचल प्रदेश होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इस वीडियो के अंदर उस खौफनाक साजिश, उस 45 मिनट के धोखे और हिमालय के सीने के अंदर दबे उस डायनामाइट की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करेंगे जिसने रातों रात पूरे साउथ एशिया की नींदें उड़ा दी है। दोस्तों, बुधवार की सुबह नेपाल के उत्तरी इलाकों, खास करके रसुआ, नुआकोट और धादिंग के लोगों के लिए एक आम सुबह थी। आसमान साफ था, बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन तिब्बती सीमा से लगे भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के अंदर अचानक से ऐसा तेज जल प्रवाह आया जिसने देखते ही देखते गांवों, सड़कों, कंक्रीट के मजबूत पुलों और कई जल विद्युत परियोजनाओं को तिनके की तरह बहा दिया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस प्रलयंकारी फ्लैश फ्लड के अंदर अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे चिंताजनक ये बात है कि इन लापता लोगों में अब तक 150 से ज्यादा लोग भारतीय बताए जा रहे हैं। चाइना के सरकारी मीडिया ने खुद इस बात को माना है कि इलाके के अंदर आई बाढ़ के बाद में तिब्बत के अंदर भी करीब 600 से ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। इस आपदा में ज्यादातर लोग नेपाल के अंदर लापता हैं, जिनके अंदर करीब 300 लोग विदेशी भी शामिल हैं। दोस्तों, पर्यटन ऑफिसर्स के मुताबिक करीब 600 लोग लापता हैं, जिनमें से 400 से ज्यादा विदेशी शामिल हैं। सिर्फ नेपाल की ही बात करें तो वहां आधिकारिक तौर पर 100 से ज्यादा मौतें कंफर्म हो चुकी हैं और ये आंकड़ा हर घंटे लगातार बढ़ रहा है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब मौसम साफ था तो ये बाढ़ आखिर आई कैसे, ये प्रलय कैसे आई? तो दोस्तों, यूएसजीएस यानी कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने सैटेलाइट डेटा और साइंटिफिक एनालिसिस के बाद में जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। यूएसजीएस ने साफ कहा है कि ये कोई सामान्य बाढ़ नहीं है। शुरुआत में जिस हलचल को भूकंप माना जा रहा था वो असल में 5200 मीटर की ऊंचाई पर एक विशाल ग्लेशियर का भयानक तरीके से ढहना था। ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट करके सीधे नीचे गिरा, जिसके अंदर बर्फ, चट्टान और मलबे का बहुत तेज बहाव हुआ था। इस मलबे ने भोटेकोशी नदी के पानी को एक डेथ वेव के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मलबे और पानी की ऐसी तेज लहर को पारंपरिक बाढ़ चेतावनी प्रणालियों से समय रहते पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। जानकारों का कहना है कि नेपाल की यह खौफनाक घटना भारत के उत्तराखंड में हुई उस त्रासदी की याद दिलाती है जब हिमालय का एक ग्लेशियर टूटने से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। शुरुआती आकलन के मुताबिक नेपाल के अंदर कम से कम 19 पुल और 40 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। करीब 1 दर्जन जल विद्युत परियोजनाओं का नामो निशान मिट चुका है। लेकिन इस पूरी तबाही का सबसे काला और खौफनाक सच वो धोखा है जो चाइना ने नेपाल के साथ में किया है। नेपाली सूत्रों और खुद चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर क्रॉस चेक करें तो पता चलता है कि तिब्बत के केरुंग काउंटी इलाके के अंदर चाइनीज समय अनुसार सुबह 10:30 पर यह बाढ़ आ चुकी थी। यह जगह नेपाल के बाढ़ प्रभावित रसुआ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। नेपाल और चाइना के बीच में समय के अंदर 2 घंटे 15 मिनट का अंतर है।
अब दोस्तों इस अगर गणित को समझें तो नेपाल के समय के अनुसार तिब्बत के केरून काउंटी इलाके के अंदर बाढ़ सुबह 8:15 पर ही आ चुकी थी। चाइना के पास में नेपाल को अलर्ट करने, सायरन बजाने और लोगों को सुरक्षित इलाकों के अंदर भेजने के लिए पूरा समय था, लेकिन चाइना की तरफ से आधिकारिक तौर पर नेपाल को कोई भी रियल टाइम वार्निंग नहीं दी गई। नेपाल के प्रशासन को इस प्रलय की जानकारी सुबह 9 बजे के करीब लगी, जब पानी उनके सिर के ऊपर से गुजरने लग गया। नेपाली सूत्रों के मुताबिक तिब्बत के केरुंग इलाके के अंदर आई भीषण बाढ़ की चेतावनी नेपाल को पूरे 45 मिनट की देरी से मिली। ये 45 मिनट की देरी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फ्लैश फ्लड के मामले के अंदर एक एक मिनट बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर बीजिंग ने तुरंत हॉटलाइन के ऊपर काठमांडू को अलर्ट किया होता तो दर्जनों मासूम लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इस खामोशी ने नेपाल के अंदर चाइना के खिलाफ भारी गुस्सा पैदा कर दिया है। नेपाल के विदेश और रणनीतिक मामलों को कवर करने वाले पत्रकारों ने चाइना के ऊपर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए लिखा है कि नेपाल अपने पड़ोसियों की सुरक्षा संबंधी जायज चिंताओं का समाधान करता है, लेकिन हमारे उत्तरी पड़ोसी ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों इन पत्रकारों ने एक बेहद चुभता हुआ सवाल चाइना से पूछा है कि नेपाल आखिर इस एक तरफा प्यार की कीमत क्यों चुकाए। ये सवाल आज हर नेपाली नागरिक के मन के अंदर है। नेपाल जो पिछले कुछ सालों के अंदर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और दूसरे रणनीतिक दबावों के अंदर आकर के अपनी नीतियां बदल रहा है, आज महसूस कर रहा है कि संकट के समय ड्रैगन कभी सगे का भी साथ नहीं देता है। जैसे ही नेपाल के अंदर चाइना का ये धोखा सामने आया और तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने आई, भारत ने अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक विजन का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने चाइना के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने एक पल की भी देरी नहीं की। जहां चाइना 45 मिनट तक चुप रहा, वहीं नई दिल्ली के अंदर कुछ ही घंटों के अंदर अपना सबसे बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने C-17 ग्लोबमास्टर विमान दिल्ली के हिंडन एयरबेस से गर्जना करते हुए उठाए और सीधे काठमांडू की ओर उनको भेज दिया। दोस्तों भारत ने अब तक 35 टन से ज्यादा भारी भरकम राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही लाइफ सेविंग किट अब नेपाल में पहुंचा दिए हैं। इससे ठीक पहले दोस्तों भारत ने 10 टन आपदा राहत सामग्री पहली खेप के अंदर भेज भी दी है। भारत की मोदी सरकार का ये एक्शन केवल एक मानवीय मदद नहीं थी, बल्कि ये दुनिया और खासतौर पर चाइना के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश भी था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुरंत बयान जारी किया और कहा कि भारत नेपाल और उसके लोगों के साथ में मजबूती से खड़ा है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने खुद नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह को फोन किया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों के अंदर कहा कि इस कठिन समय के अंदर भारत के लोग नेपाल के अपने बहन भाइयों के साथ में एकजुटता से खड़े हैं और भारत हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। इसके जवाब में नेपाल के पीएम बालन शाह ने भी पीएम मोदी की इस त्वरित कार्रवाई और उदार मदद की पेशकश के लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया है। अब दोस्तों जरा इस जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ चाइना है जिसके तिब्बत इलाके से ये मौत का सैलाब आया है, जिसने 45 मिनट तक नेपाल को कोई वार्निंग नहीं दी और अपने बॉर्डर बंद करके बैठ गया। दूसरी तरफ भारत है जिसने बिना मांगे, बिना किसी शर्त के वायुसेना के सबसे ताकतवर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर को 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री के साथ में नेपाल में उतार दिया है। दोस्तों भारत ने केवल सामान ही नहीं भेजा है, बल्कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी कि NDRF के हाईली ट्रेन्ड बचाव कर्मियों को भी नेपाल में भेज दिया है। ये है भारत की फर्स्ट रेस्पॉन्डर पॉलिसी। जब भी इंडियन ओशन रीजन या फिर पड़ोस के अंदर कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले पहुंचता है। दोस्तों नेपाल के रसुआ के तिमूर इलाके के अंदर नेपाली पुलिस और वहां की आर्म्ड फोर्सेस के भी 35 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और उनके सुरक्षाकर्मी लापता हैं। खराब मौसम के कारण काठमांडू के TIA यानी कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले 15 हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू के अंदर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 29 प्राइवेट और 6 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर चुके हैं, जिनके अंदर 23 प्राइवेट और 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स घायलों को लेकर के लौटे हैं। ऐसे क्रिटिकल समय के अंदर भारत का ये साथ नेपाल की जनता के दिलों के अंदर भारत के लिए नया भरोसा पैदा करता है। लेकिन दोस्तों ये बाढ़ और तबाही कोई एक दिन की घटना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल और रणनीतिक खेल चल रहा है, जिसे समझे बिना हम इस पूरे खतरे की गहराई को नहीं नाप सकते हैं।
दोस्तों तिब्बत को दुनिया भर के अंदर एशिया का वाटर टावर यानी कि वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ के विशाल ग्लेशियर से एशिया की कई सबसे बड़ी नदियां जन्म लेती हैं। ब्रह्मपुत्र जिसे चाइना के अंदर यारलुंग सांगपो कहा जाता है, मेकांग, यांगसी और सिंधु नदियां इसी तिब्बत के पठार से निकलती हैं। इन नदियों के पानी के ऊपर भारत, चाइना, बांग्लादेश और पूरे दक्षिण पूर्व के लगभग 1.5 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी, खेती और इकोनॉमी टिकी हुई है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ दशकों के अंदर चाइना ने इस पूरे संवेदनशील और नाजुक इकोसिस्टम के अंदर जो क्रूरता की है वो इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। विकास, हाइड्रो पावर और क्लीन एनर्जी की आड़ में चाइना ने तिब्बत के पहाड़ों को बारूद से छलनी कर दिया है। साल 2000 से लेकर के अब तक चाइना ने तिब्बत की तेज बहने वाली पहाड़ी नदियों के ऊपर लगभग 193 मेगा डैम प्रोजेक्ट्स या तो शुरू कर दिए हैं या फिर वो प्रस्तावित हैं। दोस्तों जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची और नाजुक जगहों के ऊपर 193 विशाल कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं। इनमें से सबसे खतरनाक और खौफनाक है चाइना का सुपर डैम प्रोजेक्ट। दोस्तों यारलुंग सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के उस हिस्से के ऊपर जिसे ग्रेट बेंड कहा जाता है, एक महाकाय मेडोंग हाइड्रो पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। ये कोई आम डैम नहीं है, ये चीन के ही कुख्यात और दुनिया के सबसे बड़े डैम थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ये मेडोंग डैम अकेले 60 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखेगा। लेकिन दोस्तों इस महाकाय स्ट्रक्चर के पीछे विनाश का एक ऐसा टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा है जिसकी आवाज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक सुनाई दे रही है। तिब्बत का ये इलाका दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों यानी कि सिस्मिकली एक्टिव जोन्स के अंदर एक है। ये हिमालयन फोल्ट लाइंस के ऊपर बसा हुआ है। दोस्तों आपको याद दिला दूं कि साल 1950 के अंदर इसी इलाके के अंदर 8.6 तीव्रता का एक प्रलयंकारी भूकंप आया था जिसने पहाड़ों का भूगोल बदल दिया था। दोस्तों अब वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि इतने बड़े डैम और उसके अंदर जमा करोड़ों टन पानी के भयानक दबाव से रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है और उसका खतरा बढ़ जाता है। सीधे लफ्जों के अंदर कहें तो पानी के इस अकल्पनीय भार की वजह से धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर भारी प्रेशर पड़ता है जिससे बड़े भूकंप खुद ब खुद ट्रिगर हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर ये 8.6 तीव्रता का भूकंप दोबारा आया और मेडोंग का ये महाकाय डैम अगर टूट गया तो पानी का जो सैलाब नीचे आएगा वो भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और आगे बांग्लादेश के कितने करोड़ों लोगों को रातों रात जल समाधि दे देगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। अगर कल्पना की जाती है तो वो रूह कपा देती है। दोस्तों एक डैम टूटने का मतलब है डोमिनो इफेक्ट, यानी कि ऊपर का एक डैम टूटेगा तो उसके झटके के अंदर नीचे के सारे डैम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। लेकिन चाइना सिर्फ बिजली के लिए ये सब नहीं कर रहा है। इसके पीछे चाइना की एक बहुत ही डार्क और एग्रेसिव पॉलिसी है जिसे दुनिया हाइड्रो हेजेमनी यानी कि जल वर्चस्व कहती है। दोस्तों चीन इन 193 डैम्स के जरिए ब्रह्मपुत्र और मेकांग जैसी नदियों के बहते पानी को एक विशाल हथियार के जखीरे के अंदर बदल रहा है। इसे वाटर वेपनाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि चाइना ने अंतरराष्ट्रीय जल संधियों के ऊपर हस्ताक्षर करने से हमेशा परहेज किया है, लिहाजा वो पानी के बहाव का डेटा भारत और दूसरे निचले देशों के साथ में पूरी तरह से साझा भी नहीं करता है। चाइना अपनी मर्जी से सर्दियों के अंदर पानी रोक करके असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर सूखा पैदा कर देता है, या फिर मानसून के अंदर जब असम में पहले से ही भारी बारिश हो रही होती है अचानक से डैम के गेट खोल करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर भयानक बाढ़ ला सकता है। साल 2000 और 2017 के अंदर चाइना की तरफ से बिना सूचना पानी छोड़े जाने से पूर्वोत्तर भारत के अंदर पहले ही भारी तबाही आ चुकी है। ये एक तरह का कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग है जिसके जरिए चाइना भारत के ऊपर रणनीतिक दबाव बनाना चाहता है। अब दोस्तों इन डैम्स के अलावा इस महाविनाश का एक और बहुत बड़ा कारण है और वो है चाइना का बहुत बड़ा लालच। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि ईवीज और ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है। इन इलेक्ट्रिक कारों की बैटरीज के लिए लिथियम की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। तिब्बत के पठारों के अंदर तांबा, सोना, यूरेनियम और सबसे अहम लिथियम के विशाल भंडार मौजूद हैं। चाइना इस ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर अपना एकाधिकार चाहता है। इस लालच के अंदर चाइना ने तिब्बत के पवित्र पहाड़ों का सीना चीरना स्टार्ट कर दिया।
ओपन पिट माइनिंग के जरिए खनिजों तक जल्दी पहुंचने के लिए पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों को पूरी तरह से डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया जाता है। हर दिन होने वाले इन भारी धमाकों से हिमालय जैसे नए और अस्थिर पर्वत की नींवें कमजोर पड़ चुकी हैं। दोस्तों, खनन सिर्फ पहाड़ों का ही नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे वाटर टावर के अंदर जहर भी घोला जा रहा है। सोने और लिथियम को निकालने के लिए साइनाइड, सल्फ्यूरिक एसिड और पारा यानी कि मरकरी जैसे बेहद खतरनाक रसायनों का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। माइनिंग कंपनीज का ये बिना ट्रीट किया हुआ जहरीला टॉक्सिक कचरा सीधे ब्रह्मपुत्र और दूसरी नदियों के अंदर बहाया जा रहा है। इस टॉक्सिक रनआउट की वजह से तिब्बत की कई नदियों के अंदर मछलियां और याक जैसे जानवरों के सामूहिक रूप से मरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और दोस्तों, यही प्रदूषित पानी बहकर के भारत की तरफ आता है, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए एक साइलेंट किलर बन चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि वो तिब्बत के पहाड़ों से भारी मात्रा के अंदर पोषक तत्वों से भरपूर गाद यानी कि सिल्ट बहा करके लाती है। इसी गाद से असम की घाटियों और कांजीरंगा नेशनल पार्क का पूरा इकोसिस्टम जिंदा है। चाइना के ये मेगा डैम इस बहुमूल्य गाद को अपनी दीवारों के पीछे रोक लेते हैं। इससे रुकने की वजह से असम की कृषि भूमि अपनी उपजाऊ शक्ति को खो रही है। फसल उत्पादन के अंदर भारी गिरावट आने वाली है और कांजीरंगा जैसे वर्ल्ड नेशनल हेरिटेज साइट्स भी नष्ट होने वाली हैं। गेंजेटिक डॉल्फिन जैसी दुर्लभ प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ने वाला है। दोस्तों, इस तबाही की एक और भयानक लेयर है, वो है परमाफ्रोस्ट का पिघलना। दोस्तों, तिब्बत की जमीन के नीचे बर्फ की एक स्थायी परत होती है जिसे परमाफ्रोस्ट कहा जाता है। ये परत मिट्टी और चट्टानों को गोंद की तरह बांध करके रखती है, लेकिन अंधाधुंध माइनिंग, भारी मशीनों की गर्मी, ड्रिलिंग और तिब्बत के अत्यधिक सैन्यीकरण से निकलने वाले कार्बन इमिशन के कारण वहां का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अब दोस्तों, इसका नतीजा यह है कि हजारों साल पुराना परमाफ्रोस्ट अब तेजी से पिघल रहा है। जब ये जमी हुई परत पिघलती है तो पहाड़ अंदर से खोखले और दलदले हो जाते हैं। जरा सी बारिश या हल्का सा भूकंप आते ही पूरा का पूरा पहाड़ भरभरा करके नीचे गिर जाता है। इसी वजह से आज नेपाल और तिब्बत के अंदर अचानक बड़े भूस्खलन हो रहे हैं, जो नदियों का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और फिर फ्लैश फ्लड का कारण बनते हैं। साथ ही तेजी से पिघलने वाले ग्लेशियर नई कृत्रिम झीलें बना रहे हैं। दोस्तों, इन झीलों के अचानक फटने को ग्लोफ यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स कहते हैं। नेपाल की ये ताजा तबाही इसी ग्लोफ का एक खौफनाक ट्रेलर है। चाइना ने क्लीन एनर्जी का झूठा चोला पहन करके दुनिया की सबसे संवेदनशील जगहों को एक भारी कंस्ट्रक्शन और माइनिंग साइट के अंदर तब्दील कर दिया है। वो तिब्बती लोगों की आस्था को कुचल रहा है। जब स्थानीय तिब्बती अपने पवित्र पहाड़ों को बचाने के लिए शांतिपूर्ण विरोध करते हैं तो पीएलए के बूट उन्हें खामोशी से रौंद देते हैं। लेकिन नेपाल के अंदर आई इस बाढ़ ने चाइना के इस ऑपरेशन की पोल खोल कर रख दी है। दोस्तों, 45 मिनट की वो खामोशी ये साबित करती है कि चाइना के रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम सिर्फ खुद को बचाने के लिए हैं, पड़ोसियों को मरने के लिए छोड़ देने के लिए है। भारत की मोदी सरकार चाइना की इस जल वर्चस्व की रणनीति को बहुत करीब से मॉनिटर कर रही है। भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना की हर चाल को काउंटर करने के लिए भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, ताकि ब्रह्मपुत्र के पानी के ऊपर भारत का प्रायोर यूज राइट यानी कि पहले इस्तेमाल का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सुरक्षित रहे। इसके साथ ही सैटेलाइट इमेजनरी और एडवांस रडार सिस्टम्स के जरिए नई दिल्ली तिब्बत के अंदर हो रहे हर चाइनीज कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए है। नेपाल की इस त्रासदी में भारत ने जिस फुर्ती, कॉन्फिडेंस और ताकत के साथ में C-17 विमान और 35 टन राहत सामग्री भेज करके नेपाल को राहत दी है दोस्तों, जिसने ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर ये साफ कर दिया है कि साउथ एशिया के अंदर असली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और भरोसेमंद दोस्त सिर्फ भारत है। चाइना कर्ज के जाल और खौफनाक डैम बना सकता है, लेकिन संकट के समय के अंदर वो 45 मिनट तक फोन तक नहीं उठाता है। भारत ने अपने कूटनीतिक मास्टरस्ट्रोक से नेपाल की जनता को ये साफ संदेश दे दिया है कि जब भी हिमालय के अंदर कोई संकट आएगा तो मदद के लिए सबसे पहले भारतीय वायुसेना के विमान ही आसमान के अंदर नजर आएंगे।
अब दोस्तों आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तिब्बत एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। चाइना का ये मैडोंग सुपर डैम और अंधाधुंध माइनिंग प्रकृति के साथ में खिलवाड़ है, जिसका अंजाम पूरे एशिया को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन भारत की रणनीतिक तैयारी, सैन्य और कूटनीतिक मोबिलाइजेशन ये गारंटी देता है कि नई दिल्ली हर वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। साथ ही नेपाल के अंदर जो बाढ़ आई है उसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।